हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के दूसरे पाठ्य पुस्तक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कृतिका। ठीक है, हिंदी माध्यमिक स्तर में दो किताबें हैं जिसका नाम है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो हम लोगों ने क्षितिज भाग 2 को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए हैं, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम लोग का कृतिका भाग 2 का ये पहला वीडियो होगा जिसका अध्याय का पहला ही चैप्टर है माता का आंचल और जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय, जिससे कई क्वेश्चन आपके सहायक आचार्य शिक्षक बहाली में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जिन्होंने भी 6 to 8 में पेपर 1 में हिंदी विषय का चयन किए होंगे, ये वीडियो सीरीज उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग करेंगे माता के आंचल से संबंधित, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे करीबन 100 के आसपास। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपके सहायक आचार्य शिक्षक बहाली में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हम लोग का जो आज पहला अध्याय है माता का आंचल और इसके लेखक है शिवपूजन सहाय। तो पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि माता के आंचल का लेखक कौन है, तो ये आपका है शिवपूजन सहाय। चलते हैं, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर है, एक एक टॉपिक्स को पॉइंट को देखते हैं। पहले इस पार्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे ये पॉइंट के हिसाब से आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। ऊंच नीच में कई क्यारियाँ जो उपजी सो हमारी, यह गीत भोलानाथ एवं उनके साथी कब गाते थे। तो ये फसल काटते समय ये गीत गाया करते थे। याद रख लीजिएगा, ये आपको क्या करेगा, एक सेंटेंस बनाकर दिया रहेगा और 4 ऑप्शन बनाकर ये पूछा जाएगा कि ऊंच नीच में कई क्यारी जो उपजी सो हमारी, यह गीत भोलानाथ और उनके साथी कब गाते थे। तो फसल काटते समय ये गाया करते थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है माता के आंचल से कि महतारी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पाठ में बताया गया है, इसका अर्थ होता है माता। ठीक है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उत्तान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पीठ के बल लेटना। उत्तान शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पीठ के बल लेटना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सांप के डर से भागकर भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण ली थी। तो ये आपका मैया की शरण लिए थे। ठीक है, जिसको हम लोग माता कहते हैं पाठ में, उसी को मैया बोला गया है। तो सांप के डर से भोलानाथ किसके गोद में जाकर छिप गए थे, तो मैया के शरण में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत उनकी महंगी पड़ी थी। तो चूहे के बिल में पानी उछेलना। ठीक है, जो बिल बना हुआ था तो भोलानाथ क्या किए थे, वो छेद में पानी डाले थे जिसके अंदर से क्या हुआ था, सांप और चूहा निकला था। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे द्वारा की गई कौन सी शरारतें उन्हें महंगी पड़ी थी। तो चूहों के बिल में पानी उछेलना। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है कि लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खोटी क्यों सुननी पड़ती थी। तो मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण। किसके कारण उन्हें खरी खोटी सुनना पड़ता था लेखक को, तो ये मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण। अगला पॉइंट देखते हैं कि भोलानाथ किसके डर से माँ के आंचल में आ दबके थे। तो सांप के डर से। पाठ में जब आप पूरे डिटेल में पाठ को पढ़िएगा तो भोलानाथ जो है वो किसके डर से माँ के आंचल में छिपे थे, तो सांप के डर से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोलानाथ का सर्वाधिक जुड़ाव किससे था, तो बाबूजी से था। ठीक है, माता जी से नहीं, बाबूजी से। ठीक है, भोलानाथ जो है, जो पात्र है इसमें, इस पार्ट में माता के आंचल में, तो भोलानाथ का सबसे ज़्यादा लगाव किससे था, तो अपने बाबूजी से। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, रहरी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अरहर। ठीक है, जो दाल होता है अरहर का, रहरी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ये आपका हो गया अरहर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विपदा के समय भोलानाथ किसके शरण लेते हैं, तो अपनी माँ का। ठीक है, जब वो सांप उसको दौड़ाता है तो वो किसके आंचल में जाकर छिप जाते हैं, तो आपके माँ के। ठीक है, मैया के आंचल में जाकर छिप जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं, खेल में रुचि के कारण। ठीक है, एक बच्चे के समय में क्या होता है, खेल काफ़ी पसंदीदा होता है। जब उनके दोस्त लोग आते हैं तो वो बच्चा जो रो रहा था वो भी खुशी खुशी वो क्या होता है, अपने साथियों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। तो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्यों सिसकना भूल गए थे, क्योंकि खेल में उनकी काफ़ी रुचि थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भोलानाथ और उनके साथियों को किसने खदेड़कर ढेलों से मारा था, तो बूढ़े वर ने। ठीक है, ये भी पाठ में बताया गया है कि भोलानाथ और उनके साथियों को किसने खदेड़कर ढेलों से मारा था, तो बूढ़े वर ने मारा था। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या है कि 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई, यह वाक्यांश भोलानाथ और उनके साथियों ने किस समय कही थी। तो आंधी और बारिश के समय यह बात बोला गया था। ठीक है, यही हुबहू सेंटेंस उतार दिया जाएगा और 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा कि ये कब ये बात बोला गया था। तो आंधी और बारिश के समय यह बात बोला गया था। अगला पॉइंट क्या है कि माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति कौन सा भाव अभिव्यक्त होता है, तो वात्सल्य भाव अभिव्यक्त होता है। ठीक है, माता के आंचल में माता पिता का बच्चों के प्रति कौन सा भाव व्यक्त होता है या अभिव्यक्त होता है, तो ये आपका वात्सल्य। अगला पॉइंट है माता के आंचल से कि देहाती दुनिया उपन्यास में किस दशक की
ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है, तो 30 के दशक का ये चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है कि वर्षा बंद होने पर बाग में क्या निकल आया था, तो बिच्छू निकल जाता था। ठीक है, जब वर्षा बंद होती थी तो जो छेद होता है, जो बिल होता है, उससे क्या निकला था, तो बिच्छू निकल गए थे। अगला है कि मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा, तो ये बैजू बोले थे। ठीक है, मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला था कि बुढ़वा बेमान मांगे करेला के चोखा, तो ये आपका बैजू बोले थे। ये याद रख लीजिएगा, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, बैजू। अगला है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उनवास। ठीक है, उनवास भोजपुर बिहार में हुआ था। ठीक है, शिवपूजन सहाय जो माता के आंचल के लेखक हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो भोजपुर बिहार में। अगला पॉइंट है कि माता का आंचल पाठ में प्रयुक्त अफर का अर्थ क्या होता है, भर पेट। ठीक है, अफर का मतलब क्या होता है माता के आंचल में, तो ये आपका होता है भर पेट। अगला पॉइंट है कि शिवपूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो आरा बिहार से। ठीक है, शिवपूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं, तो आरा बिहार से किए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या। अगला पॉइंट है कि शिवपूजन सहाय ने अपनी कहाँ की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की थी। ठीक है, तो ये आपका बनारस में किए थे। ठीक है, शिवपूजन सहाय ने कहाँ से अपने अदालत में नकलनवीस की नौकरी की थे, तो बनारस से। अगला है कि शिवपूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो असहयोग आंदोलन से। ठीक है, किस आंदोलन से उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी का त्यागपत्र दे दिया था, तो असहयोग आंदोलन से। अगला है कि मूसन तिवारी भोलानाथ और उनके साथियों की शिकायत करने कहाँ गए थे, तो ये आपका पाठशाला गए थे। पाठ में बताया क्या है कि मूसन तिवारी जो है वो भोलानाथ और उनके साथियों की शिकायत करने के लिए कहाँ गए थे, तो ये आपका पाठशाला गए थे। ठीक है, मूसन तिवारी जो है ना, वो उनके साथी और भोलानाथ के लिए शिकायत करने कहाँ पहुँच गए थे, तो पाठशाला। अगला है कि भोलानाथ एवं बैजू को पकड़ने के लिए कितने लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजे गए थे, तो 4। अगला है कि भोलानाथ को थाली में दही भात सानकर तोता मैना कबूतर हंस मोर के बनावटी नाम से कोर बनाकर कौन खिलाती थी, ये आपका मैया। ठीक है, जो उनकी माँ थी भोलानाथ का, वही उनको ये अलग अलग प्रकार के कोर बनाकर नामों से पुकारकर उन्हें खिलाती थी। अगला है कि शिवपूजन रचनावली के कितने खंडों में शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचनावली प्रकाशित हुई है, तो 4 खंडों में। अगला है कि लेखक के पिता के गंगा जी जाने के क्रम में लेखक कहाँ विराजमान रहते थे, मतलब लेखक कहाँ पर बैठते थे अपने पिताजी जब उनके गंगा की ओर जाया करते थे, तो लेखक कहाँ बैठते थे, तो पिताजी के कंधे पर बैठते थे। अगला पॉइंट है कि गंगा जी में मछलियों को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठाकर उन्हें झूला झुलाते थे, तो झुके हुए पेड़ों की डालियाँ पर। ठीक है, जब वो रास्ते में जब लौटते थे, जो पेड़ की डालियाँ जो झुकी हुई रहती थी, उसमें भोलानाथ को बैठाकर उन्हें झुलाया करते थे। अगला पॉइंट है कि शिवपूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो रस्सी में बंधी हुई काठ की घोड़ी। ठीक है, भोलानाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे, खिलौना का, तो रस्सी में बंधी हुई काठ की घोड़ी का प्रयोग करते थे। अगला है कि भोलानाथ की मैया उनके सिर पर किस चीज़ का तेल लगाती थी, तो कड़वा तेल लगाया करती थी। ठीक है, एक बच्चे में देखा गया है कि माँ जो होती है ना, एक बच्चे के पूरे शरीर में तेल लगाती है, तो कौन सा तेल लगाती है इस पाठ में बताया गया है, तो कड़वा तेल लगाया करती है। अगला है कि बोधकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सराबोर कर देना। ठीक है, बोधकर शब्द का क्या अर्थ होता है, सराबोर कर देना। अगला है 1962 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय द्वारा शिवपूजन सहाय को डी.लिट की मानक की उपाधि प्रदान की गई थी, तो भागलपुर विश्वविद्यालय से। अगला पॉइंट है 1924 ईस्वी में लखनऊ में शिवपूजन सहाय ने किसके साथ माधुरी का संपादन कार्य किया है, तो प्रेमचंद्र के साथ। ठीक है, माधुरी का संपादन किसके साथ मिलकर किए हैं, तो प्रेमचंद्र के साथ। अगला पॉइंट है कि लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे, तो अपने बापूजी से ही लड़ते थे, मतलब पिताजी से लड़ते थे। अगला पॉइंट है कि भोलानाथ के घाव पर मैया ने क्या लगाया था, तो हल्दी लगाई थी। अगला पॉइंट क्या है कि ओसारो शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बरामदा। याद रख लीजिएगा कि ओसारे शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बरामदा। अगला पॉइंट है कि शिवपूजन सहाय का देहांत कब हो गया था, तो 1963 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, किनकी कृति है, तो ये आपका है शिवपूजन सहाय की है। ठीक है, देहाती दुनिया किनकी रचिता है,
किनकी कृतियाँ हैं? तो ये आपका है शिवपूजन सहाय की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? तो चबूतरे पर। अगला पॉइंट है कि बापू जी के नहाने की चौकी का प्रयोग भोलानाथ एवं उनके साथी किस चीज़ों के लिए करते थे? तो रंगमंच का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो चौकी का प्रयोग क्या चीज़ का करते थे? तो रंगमंच बनाते थे। चौकी पर ही बैठ के अलग अलग तरह के जो खेल के सामान होते थे उसको रखकर ये खेला करते थे। अगला पॉइंट है कि माता का आंचल किस उपन्यास से लिया गया है? तो देहाती दुनिया से। ठीक है, माता का आंचल किस उपन्यास से ये लिया गया है? तो ये आपका है देहाती दुनिया से। अगला पॉइंट है कि भोलानाथ को पिता फूल के कटोरे में क्या सानकर खिलाते थे? तो गोरस भात। ठीक है, भोलानाथ के जो पिताजी थे वह कटोरे में क्या सानकर खिलाते थे? तो गोरस और भात। अगला पॉइंट है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ किसके खंभों पर कागज का चंदोरा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाते थे? तो सरकंडे। ठीक है, वो जो टेंट लगाते हैं बच्चे में लकड़ी इस टाइप से गाड़ कर इस टाइप से, तो वह क्या चीज़ का होता था? तो सरकंडे का। ठीक है, कागज का। भोलेनाथ अपने साथियों के साथ किसके खंभों पर कागज का चंदोर तानकर मिठाई की दुकान लगाते थे? तो सरकंडे पे। अगला है देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है? तो आत्मकथात्मक शैली में। देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है? तो आत्मकथात्मक शैली में। अगला पॉइंट है कि चांदोआ का अर्थ क्या होता है? तो छोटा सामियाना। ठीक है, चांदोआ का अर्थ क्या होता है पाठ के हिसाब से? तो छोटा सामियाना। अगला पॉइंट है कि भोलानाथ के दुकान में से कौन 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे? तो बापूजी। ठीक है, उनके पिताजी भी इस खेल में, भोलानाथ के इस खेल में सम्मिलित हो जाते थे और कभी कभी वो भी क्या करते थे? खरीदते थे उनके दोस्तों से कुछ कुछ सामान। तो भोलानाथ के दुकान से 2-4 गोरखपुरिया पैसे कौन खरीदते थे? तो उनके बापूजी, यानी कि भोलानाथ के पिताजी। अगला है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था? तो भोलानाथ। ठीक है, शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था? तो भोलानाथ था। भोलानाथ अपने बाबूजी की पूजा वाली आचमनी का प्रयोग किस चीज़ों के लिए करते थे? तो कलछी के लिए। अगला पॉइंट है कि माता का आंचल में किस शिशु का चरित्र चित्रण किया गया है? तो भोलानाथ का। ठीक है, अगला है कि मृदंग का अर्थ क्या होता है? तो ये एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है। मृदंग क्या होता है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ था, उनके पिता उन्हें किस नाम से बुलाते थे? तो भोलानाथ कहकर बुलाया करते थे। शिवपूजन सहाय का जो नाम था वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, लेकिन उनके पिता उन्हें किस नाम से बुलाते थे? तो भोलानाथ के नाम से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोलानाथ को कौन चोटी गूंथ कर उनमें फूलदार लट्ठी बांधकर रंगीन कुर्ती टोपी बनाकर उन्हें कन्हैया बनाती थी? तो उनकी मैया। ठीक है, देखा गया है कि माँ जो होती है ना अपने बच्चे को छोटे में क्या करती है? अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनाती है, कभी कृष्ण बनाएगी, कभी राम बनाएगी, तो इस टाइप से उनका कभी चोटी गूंथेगी। तो बताया गया है कि भोलानाथ को कौन उनकी चोटी गूंथ कर और रंगीन कपड़े पहनाया करती थी? तो उनकी मैया, मतलब माँ। भोलानाथ किसे देखने के पश्चात सिसकना भूल जाता था? तो खेल के साथियों को। जब दोस्त को अपना देखता था तो जो रो रहा होता था वो शांत हो जाता था। अगला पॉइंट है कि माता के आंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो बाबूजी। ठीक है, अगला है कि जिमने का अर्थ क्या होता है? तो भोजन करना। जिमने का अर्थ क्या होता है? भोजन करना। अगला पॉइंट है कि अमोलो का अर्थ क्या होता है? आम का उगला हुआ पौधा। ठीक है, आम का उगता हुआ पौधा अमोलो। अमोलो का अर्थ क्या होता है? आम का उगता हुआ पौधा। अगला है पॉइंट है कि भभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलानाथ क्या बन जाते थे? तो बम भोला। ठीक है, भभूत का जो भस्म का जो लगाते थे इसके बाद वो क्या बन जाते थे? बम भोला। माता का आंचल के लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तो उनके लेखक अपने जो होता है वह मुँह किस में निहारते थे? तो आईना में। ठीक है, उनके पिताजी क्या करते थे? रामायण का जब पाठ करते थे तो जो भोलानाथ है वो क्या करता था? आईना में मुंह निहारा करता था। भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात में कौन समधी बनकर बकरे पर चढ़ता था? तो भोलानाथ। ठीक है, मतलब कोई ना कोई सवारी तो चाहिए ही, तो भोलानाथ क्या करता था? उस पर बकरी पर बैठकर सवारी करता था बाराती के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुल्हन के लाने हेतु बनाई गई खटोली पर किस प्रकार का ओहार डाला जाता था? तो लाल। ठीक है, लाल तरह की चुनरियाँ डाली जाती थी। अगला पॉइंट है कि माता का आंचल में प्रयुक्त ओहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्दे के लिए डाला गया कपड़ा जो लाल रंग का उड़ाया जाता था। अगला पॉइंट है कि गुरुजी के सिपाही किसे पकड़ने में सफल रहे? तो भोलानाथ को।
अगला पॉइंट सब देख लेते हैं क्या है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि भोलानाथ की किसने खूब खबर ली थी? तो गुरुजी ने। ठीक है, किसने लिया था खूब खबर, मतलब जो बदमाशी किया था, तो उनके गुरुजी ने उनकी खूब खबर ली थी। अगला पॉइंट है कि भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने की बात को सुनकर कौन पाठशाला पहुंच गया था? तो उनके पिताजी, यानी कि भोलानाथ के पिताजी, बाबूजी जिसको बोल रहे हैं। अगला पॉइंट है गुरुजी से किसने चिरोरी कर भोलानाथ को घर लाया था? तो बाबूजी, उनसे बाबूजी ने ही क्या किया था? भोलानाथ को बचाया था। अगला पॉइंट है कि लेखक अपने पिताजी को किस चीज़ का तिलक लगाने का जिद करते हैं? तो भभूत का। अगला पॉइंट है कि लेखक के पिताजी उनके ललाट पर कैसा तिलक लगाते हैं? तो त्रिपुंड का। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेखक के पिताजी उनके ललाट पर कैसा तिलक लगाते हैं? तो त्रिपुंड का। अगला पॉइंट है कि चिड़ियों का झुंड कहाँ चर रहा था? तो मकई के खेत में। अगला पॉइंट है कि राम जी का खेत खा लो चिड़ई मतलब जो चिड़िया है, भर भर पेट, यह वाक्य बच्चे किसे देखकर गा रहे थे? तो चिड़िया को देखकर ये बात बोल रहे थे। अगला पॉइंट है कि भोलानाथ एवं उनके साथी किसके बिल में पानी उड़ेल रहे थे? तो चूहा के बिल में। अगला पॉइंट है कि चूहे के बिल से क्या निकला था जिसे देखकर बच्चे भाग गए थे? तो सांप। ठीक है, बच्चे क्या सोच रहे थे? बिल से चूहा निकलेगा, वो पानी डाल रहे थे, लेकिन उस बिल से क्या निकल गया था? सांप निकल गया था, जिसको देखकर सभी बच्चे भागे थे और भोलानाथ वहाँ के आंचल में जाकर छिप गया था। लेखक को कौन अपने साथ सुलाने के साथ साथ सुबह उठाने एवं नहलाने का कार्य करते थे? तो उनके पिताजी, इसलिए उन्हें काफ़ी लगाव था पिताजी से। अगला है माता का आंचल पाठ में लेखक किसके स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करते हैं? तो माता पिता। अगला पॉइंट है कि भोलानाथ किस दल के साथ मिलकर तमाशा करता है? तो हम जोलियों के साथ, यानी कि हम उम्र जो उनके साथी थे उन्हीं के साथ मिलकर बदमाशी किया करता था भोलानाथ। अगला पॉइंट है कि ओहार उठकर कौन दुल्हन का मुख देखता था? तो उनका बापूजी भी भोलानाथ के खेल में सम्मिलित हो जाते थे और उनके दुल्हन का क्या करते थे? ओहर उठाते थे। ठीक है, जो कपड़ा जो ढकी रहती थी मुँह पर, तो उनके बाबूजी उठाते थे। अब हम लोग जितने भी इस पार्ट से, यानी कि माता के आंचल से जितने भी MCQ क्वेश्चन हो सकते हैं, अब हम लोग करने वाले हैं। करीबन 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि पहली बार आए हैं तो अब तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग माता के आंचल से जितने भी MCQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। पहला सवाल है कि माता का आंचल के लेखक कौन है? पहला है कमलेश्वर, दूसरा है शिवपूजन साहब, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जिन्होंने भी थ्योरी को काफ़ी अच्छे से पढ़े होगा तो उन्होंने क्या करेंगे? 100 में 100 सही करेंगे। तो देखते हैं आप कितने सही कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने स्कोर को शेयर कीजिएगा। तो पहला हो जाएगा शिवपूजन साहब। ठीक है, माता के आंचल के लेखक कौन है? शिवपूजन साहब। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवपूजन साहब का जन्म कब हुआ था? पहला है 9 अगस्त 1893, दूसरा है 5 जून 1888, तीसरा है 21 जनवरी 1963, चौथा है 9 अगस्त 1924। इसका जो सही उत्तर है वो आपका है 9 अगस्त 1893 ईस्वी को शिवपूजन साहब का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन साहब का जन्म कहाँ पर हुआ है? पहला है उज्जैन मध्य प्रदेश, दूसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश, तीसरा है उनवास भोजपुर बिहार और चौथा है मुजफ्फरपुर बिहार। तो थ्योरी को जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, उनवास भोजपुर बिहार में शिवपूजन साहब का जन्म हुआ था। इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? दरभंगा बिहार, दूसरा वाराणसी उत्तर प्रदेश, तीसरा है भोपाल मध्य प्रदेश और चौथा है आरा बिहार। तो शिवपूजन साहब अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हासिल किया है? तो ये अपना आरा बिहार से। अगला है कि शिवपूजन साहब ने कहाँ की अदालत में नकलनवीस की नौकरी किए थे? पहला है बनारस, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है रोहतास, चौथा है सासाराम। तो थ्योरी में बताया गया था कि ये बनारस से किया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन साहब ने किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था? पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है खेड़ा सत्याग्रह। तो किस आंदोलन के दौरान शिवपूजन साहब जो है अपना त्यागपत्र दे दिए थे सरकारी नौकरी का? तो ये अपना है असहयोग आंदोलन से। चौका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन साहब ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किए हैं? पहला है जागरण हिमालय, दूसरा है माधुरी, तीसरा है बालक या उपयुक्त में से सभी। तो 7 का हो जाएगा ये सभी। ठीक है, जागरण और हिमालय इन्हीं की रचना है और फिर माधुरी भी है और बालक भी है। ठीक है, तो इसलिए 7 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। दूसरा है वे हिंदी की प्रतिष्ठा पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। दूसरा है उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग मिले हैं। और इनमें से सभी, तो ये सभी बातें शिवपूजन सहाय के संदर्भ में सही है, इसलिए 8 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गद्य कृतियां शिवपूजन सहाय की है। पहला है देहाती दुनिया, दूसरा है वे दिन वे लोग, और तीसरा है स्मृति से या उपयुक्त में से सभी। तो शिवपूजन सहाय से ये सभी बातें सही है, ठीक है। देहाती दुनिया भी उन्हीं की है, और वे दिन वे लोग भी है, और स्मृति कोश भी है। तो 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका डी। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय रचनावली के कितने खंडों में शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई है। पहला है 8 खंड, दूसरा है 6 खंड, तीसरा है 5 खंड, और चौथा है 4 खंड। तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका है 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1960, 1965, 1971 या 1959 ईस्वी में। तो पद्म भूषण सम्मान से कब उन्हें सम्मानित किया गया है, ये 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 1962 ईस्वी में निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा शिवपूजन सहाय को डी लिट की मानद उपाधि धारण प्रदान किया गया था, ठीक है। तो पहला है BHU, दूसरा है बिहार विश्वविद्यालय, तीसरा भागलपुर विश्वविद्यालय, और चौथा है पटना विश्वविद्यालय। तो थ्योरी में बताया गया था कि ये भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्हें यह उपाधि मिली है। अगला प्रश्न है कि 1924 ईस्वी में लखनऊ में शिवपूजन सहाय ने निम्न में से किसके साथ माधुरी के संपादन का कार्य किया है। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा अज्ञे, और चौथा है शिव प्रसाद मिश्रा। तो किसके साथ है, तो ये आपका है प्रेमचंद्र के साथ। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था। 1956, 1960, 1963 या 1973 ईस्वी में। तो शिवपूजन सहाय का जो मृत्यु हुआ है, जो देहांत हुआ है, वह कब हुआ है, तो ये आपका है 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1926 ईस्वी में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है, निम्न में से किसकी कृति है। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है शिवपूजन सहाय, तीसरा है अज्ञे, और चौथा है शिव प्रसाद मिश्र। तो ये किसकी कृति है, तो यह आपका है शिवपूजन सहाय की। अगला प्रश्न देखते हैं कि माता का आंचल निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया है। पहला है देहाती दुनिया, दूसरा है मेरा जीवन, तीसरा है भूले बिसरे गीत, और इनमें से कोई नहीं। तो माता का आंचल जो है वह किस उपन्यास से लिया गया है, तो देहाती दुनिया से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। पहला है स्मृति से, दूसरा है जीवन दर्पण, तीसरा है मेरा जीवन, और चौथा है देहाती दुनिया। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह है आपका देहाती दुनिया। अगला प्रश्न लेते हैं, देहाती दुनिया किस शैली में लिखा गया है। पहला है आत्मकथात्मक शैली, दूसरा प्रयोगात्मक शैली, तीसरा है जीवनात्मक शैली, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने भी थ्योरी को पढ़ा होगा, देहाती दुनिया किस शैली से लिया गया है, तो आत्मकथात्मक शैली। 18 का हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा करेंगे। अगला है कि शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। दूसरा है इसमें शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता एवं आत्मीयता को प्रस्तुत किया गया है, ठीक बात है। इसमें बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ तात्कालिक समाजों के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। शिवपूजन सहाय ने ये सभी बातों का अपने चित्रण किए हैं माता के आंचल में, ठीक है। और देहाती दुनिया उसी का ही एक भाग है। चलते हैं, अगला पॉइंट है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम है। तो पहला है बम भोला, दूसरा है तारानाथ, तीसरा है भोलानाथ, और चौथा है भोला शंकर। तो शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था, तो भोलानाथ, ठीक है। 20 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि माता के आंचल में निम्न में से किस शिशु का चरित्र चित्रण किया गया है। तो पहला है राम भोला, दूसरा है बम भोला, तीसरा है तारकनाथ, और चौथा है भोलानाथ। तो 21 का किस में चित्रित है, तो भोलानाथ में। 21 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लेते हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ खर्चे का तंग, ठीक है। तो ये वाक्यांश जो है, यह कहानी, ये उक्त पंक्ति जो कहाँ से लिया गया है। पहला है जॉर्ज पंचे की नाक से, दूसरा है साना साना हाथ जोड़िए, तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ, और चौथा है माता की आंचल से। तो यह है माता के आंचल से ये वाक्य लिया गया है। अगला है कि मृदंग है, ठीक है। मृदंग क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, दूसरा है एक प्रकार का नृत्य है, तीसरा है एक प्रकार का गीत है, चौथा है एक प्रकार का संगीत है। तो मृदंग क्या होता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। 23 का हो जाएगा और ए। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ था, उनके पिता उन्हें किस नाम से बुलाते थे। पहला है राम भोला, दूसरा है भोलानाथ, तीसरा है तारकनाथ, और चौथा है शंकर राम। तो क्या नाम से बुलाते थे उन्हें, भोलानाथ के नाम से, ठीक है। उनका नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन उन्हें बुलाते थे भोलानाथ के नाम से।
अगला प्रश्न है कि माता के आंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते हैं? पहला है पापा, दूसरा है पिताजी, तीसरा है बाबूजी और चौथा है बड़का बाबूजी। तो क्या बोलते थे? तो बाबूजी कहकर पुकारते थे। 25 का सी। अगला प्रश्न है कि माता के आंचल पाठ में लेखक किसके स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करते हैं? पहला है भाई बहन, दूसरा है माता पिता, तीसरा है पड़ोसी, चौथा है दीदी और जीजा। तो ये हो जाएगा इसका सही, माता और पिता की बचपन की यादों को याद करते हैं। अगला है लेखक को कौन अपने साथ सुलाने के साथ साथ सुबह उठाने एवं नहलाने का भी कार्य करते थे? पहला है माता, दूसरा है पिता, तीसरा है भैया, चौथा है चाची। तो ये काम कौन करते थे? उनके पिताजी, भोलानाथ के पिताजी। अगला है कि लेखक अपने माँ को क्या कहकर पुकारता था? पहला है माई, दूसरा है माता जी, तीसरा है मैया और चौथा है ताई जी। तो जो है ना लेखक क्या कहकर अपने माँ को बुलाता है? तो मैया कहकर। 28 का सी। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है? अगला प्रश्न है कि लेखक अपने पिताजी को किस चीज़ का तिलक लगाने का जिद करता था? पहला है केसर, दूसरा है चंदन, तीसरा है रोड़ी और चौथा है भभूत। तो वो क्या चीज़ का तिलक लगाने के लिए बोलता था? तो भभूत का। 29 का हो जाएगा डी। ये प्रश्न में यहाँ कट गया है, सॉरी। चलते हम लोग अगले प्रश्न के। अगला है कि भभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलानाथ क्या बन जाते थे? पहला है राम भोला, दूसरा है बम भोला, तीसरा है शंकर भोला, चौथा है तारकेश्वर। तो क्या बन जाते थे जब भभूत का ये तिलक लगाते थे? तो 31 का हो जाएगा बम भोला। अगला प्रश्न है कि माता का आंचल की लेखक के पिताजी जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक किसमें अपने मुंह निहारते थे? पहला है गमला में, दूसरा है थाली में, तीसरा है कटोरी में, चौथा है आईना में। तो क्या चीज़ में निहारते थे? तो आईना में। अगला प्रश्न है कि माता का आंचल पाठ के लेखक के पिताजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है पूजा पाठ के पश्चात वह राम राम लिखते थे। सही बात है, पाठ में है। दूसरा है राम नाम बही पर हुआ 1000 राम राम लिखते थे। ये भी बात सही है। तीसरा है वह 500 बार कागज के टुकड़े पर राम राम लिखकर आटे की गोलियां लपेटकर मछलियों को खिलाते थे। ये भी पाठ के हिसाब से सही है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी काम करते थे। चलते हैं अगला पॉइंट, क्या है कि लेखक के पिताजी के गंगा जी जाने के क्रम में लेखक कहाँ विराजमान रहते थे? यानी कि कहाँ पर बैठते थे पिताजी के? पहला है पिता के कंधे पर, दूसरा है पिता की गोद में, तीसरा है पिता की पीठ पर, या इनमें से कोई नहीं। वह कहाँ पर बैठते थे? पिताजी के कंधे पर। 34 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि गंगा जी में मछलियों को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिताजी कहाँ बैठकर उन्हें झूला झुलाते थे? पहला गंगा के तट पर लगे झूले पर, दूसरा है बैर के पेड़ पर, तीसरा है झुके हुए पेड़ की डालियों पर, चौथा है गौशाला के झूलों पर। तो कहाँ पर झुलाते थे? झुके हुए पेड़ के डालियों पर। 35 का सी। अगला प्रश्न है कि लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे? पहला है बाबूजी से, दूसरा है मैया से, तीसरा है माता जी से, चौथा है भैया जी से। तो किससे लड़ते थे कुश्ती? तो अपने पिताजी से, यानी कि बाबूजी से। 36 का ए। अगला प्रश्न है कि कुश्ती लड़ने के दौरान भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा कार्य करते थे? पहला है छाती पर चढ़ जाते थे। पाठ के हिसाब से सही है। दूसरा है मूंछ उखाड़ने लगते थे। ये भी बात सही है। तीसरा है बाएं गाल में खट्टा और दाएं गाल में मीठा चुमा देते थे। ये भी बात सही है पाठ के हिसाब से, यानी कि उपयुक्त सभी। तो 37 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ को पिता फूल के कटोरे में क्या सानकर खिलाते थे? पहला है दूध रोटी, दूसरा है भात दाल, तीसरा है गोरस भात, चौथा है सत्तू गुड़। क्या सानकर खिलाते थे? तो गोरस भात। ठीक है, 38 का सी। अगला प्रश्न है कि किसने कहा बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए? पहला है बाबूजी, दूसरा है मैया, तीसरा है चाची और चौथा है दादी। तो किसने कहा था ये बात? तो ये मैया कहती। ठीक है, 39 का हो जाएगा आपका बी। अगला है कि माता का आंचल पाठ में प्रयुक्त अफर का अर्थ क्या होता है? पहला है मिलना, दूसरा है लपेटना, तीसरा है गूंजना और चौथा है भरपेट। तो अफर का अर्थ क्या होता है माता के आंचल पाठ के हिसाब से? तो ये होता है भरपेट। ठीक है, अफर का मतलब होता है भरपेट। अगला प्रश्न है कि ठोर का अर्थ क्या होता है? पहला है मिलाना, दूसरा है स्थान, तीसरा है अवसर, या बी और सी दोनों। तो ठोर का मतलब होता है आपका स्थान भी होता है और अवसर भी होता है। ठीक है, 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि महतारी शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला है दादी, दूसरा है चाची, तीसरा है माता और चौथा है नानी। तो पाठ के हिसाब से महतारी का अर्थ क्या हो जाता है? आपका माता। अगला है कि उत्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? पीठ के बल लेटना, दूसरा है पेट के बल पड़ना, तीसरा है खड़ा हो जाना और चौथा है भाग जाना। तो उत्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पीठ के बल लेटना। 43 का ए।
अगला प्रश्न है कि सांकर शब्द का अर्थ क्या होता है? मिलाना, दूसरा है लपेटना, तीसरा है गूंथना या उपयुक्त में से सभी। तो 44 का जो सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सभी। ठीक है, सांकर मतलब होता है मिला देना, लपेटना भी और गूंथना भी। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है कि निम्न में से कौन भोलानाथ को थाली में दही भात सानकर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर के बनावटी नामों से कोर बनाकर खिलाया करती थी? पहला है मैया, दूसरा बाबूजी, तीसरा दादी और चौथा है नानी। तो ये काम कौन करती थी? उनकी मैया। तो 45 का ए। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पहला लकड़ी के हाथी का, दूसरा है सूतरी का ऊँट का, तीसरा है पुआल का बाज और चौथा है रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा। तो 46 का हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ की मैया उनके सिर पर किस चीज़ का तेल लगाती थी? पहला है कड़वा तेल, दूसरा है तीसी का तेल, तीसरा है तीसी तेल और चौथा है आंवला का तेल। तो वह कौन सा तेल लगाती थी? तो पाठ के हिसाब से कड़वा तेल लगाती थी। ठीक है, 43 का ए। अगला प्रश्न है कि बोधकर शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला है धुलकर, दूसरा है डुबाना, तीसरा है सराबोर कर देना और चौथा है भोजन करना। तो बोधकर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 48 का हो जाएगा सी, सराबोर कर देना। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ के मैया उन्हें कहाँ काजल की बिंदी लगाती थी? पहला है पेट में, दूसरा नाभि में, तीसरा है लीलाल पर यानी कि जो कपार होता है, हेड जो होता है, और चौथा है बी और सी दोनों। तो ये काम जो है कहाँ कहाँ पर करती थी? 49 का हो जाएगा आपका सही उत्तर डी, नाभि में लगाती थी और लीलार पर। अगला है कि भोलानाथ को कौन चोटी गूंथकर उनके फूलदान लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता पहनाकर उन्हें कन्हैया बनाया करती थी? दादी का काम था, दूसरा दादी, दादा, दादी और माता और पिता। तो ये काम कौन करते थे? माता करती थी। 50 का सी। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ किसे देखने के पश्चात सिसकना भूल जाता था? पहला है माता को देखकर, दूसरा है खेल के साथियों को देखकर, तीसरा है पिता को और चौथा है घोड़े को। तो सिसकना कब भूल जाता था? जब उसके साथी आ जाते थे खेल के लिए। ठीक है, खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ को निम्न में से किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे? पहला हमजोलियों के दल, दूसरा घोड़ों के दल, तीसरा हाथियों का दल और चौथा पक्षियों का दल। तो किसके साथ मिलकर ये खेलते थे तमाशा का काम? तो हमजोलियों के साथ, जो उनका हम उम्र का जो दोस्त था उसके साथ। 52 का ए। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? पहला चबूतरे पर, दूसरा घर में, तीसरा जंगल में, चौथा है बाजार में। तो कहाँ पर करते थे ये नाटक का काम? 53 का हो जाएगा ए, चबूतरे पर। अगला प्रश्न है कि बाबूजी के नहाने की चौकी का प्रयोग भोलानाथ और उनके साथी किस चीज़ के लिए करते थे? पहला है पालकी के लिए, दूसरा है ढोलक, तीसरा है रंगमंच और चौथा है मांदर के लिए। तो किसके लिए करते थे? तो रंगमंच के लिए ये उनके चौकी का प्रयोग करते थे, उनके दोस्त और भोलानाथ। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ निम्न में से किसके खंभों पर कागज का चंदोवर तानकर मिठाई की दुकान लगाते थे? तो पहला है सरकंडे, दूसरा है साल, तीसरा है लोहा, चौथा है शीशम। तो ये हो जाएगा आपका सरकंडे। 55 का ए। अगला प्रश्न है चंदोआ का अर्थ क्या होता है? पहला है पालकी, दूसरा है ढोलक, तीसरा है ताशा और चौथा है छोटा सामियाना। तो चंदोआ का अर्थ क्या होता है? छोटा सामियाना। 56 का हो जाएगा डी। 57 का पढ़ लीजिएगा क्या है, इसका भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, भोलानाथ और उनके साथियों द्वारा लगाई गई मिठाइयों की दुकान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी बातें उनका पाठ के हिसाब से सही है। 57 का डी। अगला प्रश्न क्या है? भोलानाथ के दुकान से कौन 2-4 गोरखपुरिया पैसा खरीद लिया करते थे? पहला है बापूजी, दूसरा है मूसन तिवारी, तीसरा है मैया, चौथा है दीदी। तो कौन खरीदते थे? तो उनके बापूजी। ठीक है, भोलानाथ के बापूजी। तो 58 का ए। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ का धरोधा किस चीज़ का बना हुआ था? ये भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 59 का हो जाएगा टी। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ अपने बाबूजी की पूजा वाली आचमनी का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते थे? पहला है खंबा के लिए, दूसरा हवन के लिए, तीसरा है कलछी के लिए, चौथा है गिलास के लिए। तो किसके लिए प्रयोग करते थे? तो ये आपका कलछी के लिए प्रयोग करते हैं। 60 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ एवं उनके साथी किस चीज़ से जो नार त्यौहार करते थे? पहला है बालू की चीनी, दूसरा है पानी के घी और तीसरा है धूल के पिसान और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो 61 का हो जाएगा डी, ये सभी चीज़ से करते थे। अगला है जोनार का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बी और सी दोनों। भोज भी होता है और दावत। ठीक है, जोनार का मतलब क्या होता है? भोज और दावत देना, यानी कि 62 का हो जाएगा डी। अगला है कि जमीने का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है भोजन करना। ठीक है, जमीने का अर्थ क्या होता है? भोजन करना। अगला प्रश्न है कि ओमले का अर्थ क्या होता है?
तो इसका जो सही उत्तर है आम का उगता हुआ पौधा। अब मूल्य का अर्थ क्या होता है? आम का उगता हुआ पौधा। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ और उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात के जुलूस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी बातें इस सही है। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात में कौन समधी बनकर बकरे पर चढ़ता था? पहला है बाबूजी, दूसरा है चड्डा, तीसरा है मूसन और चौथा है भोलानाथ। तो कौन बकरी पर चढ़कर अपना जो है ना बारात निकालता था? तो 66 का हो जाएगा डी, भोलानाथ। अगला है कि दुल्हनिया के लाने हेतु बनाई गई खटोली पर किस प्रकार का ओहार डाला जाता था? तो ये लाल रंग की, ठीक है, लाल रंग का ओहार डाला जाता था, ठीक है, कपड़ा जो होता है। अगला है कि माता का आंचल में प्रयुक्त ओहार का अर्थ क्या होता है? तो पर्दे के लिए डाला गया कपड़ा। अगला है ओहार उठाकर कौन दुल्हनिया का मुख देखता था? तो उनके पिताजी, 69 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न क्या है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा की जाने वाली खेती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा बात गलत है? पहला है 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचते थे, दूसरा है चबूतरे खेत जबकि कीचड़ बीज और ठेका हल जुआन बनता था, तीसरा है चबूतरे के नीचे की गली कुआं बनती थी और चौथा है घिरनी पेड़ पर गाड़ी जाती थी। तो 70 का जो हो जाएगा आपका जो सही उत्तर है ये आपका घिरनी पेड़ पर गाड़ी चलती थी। अगला प्रश्न है कि ऊंच नीच में कई क्यारी जो उपजी सो हमारी, यह गीत भोलानाथ और उनके साथी कब गाते थे? पहला है बारात के समय, दूसरा है रामलीला के समय, तीसरा फसल काटने के समय और इनमें से कोई नहीं। यह गीत फसल काटने के समय गाया जाता था। अगला प्रश्न लेते हैं कि भोलानाथ और उनके साथी कहाँ के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड को देखकर यह वाक्य चिल्लाते थे? चलो भैयो ददरी सातू पिसान की मोटरी। तो 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह है ददरी। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ किसे देखकर चिल्लाते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, दूल्हे के आगे जाती हुई ओहार पालकी देखकर। रहरी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 74 का हो जाएगा खजूर, ठीक है। रहरी का मतलब नहीं सॉरी खजूर नहीं हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, ठीक है। 74 का हो जाएगा डी, अरहर। अगला है भोलानाथ एवं उनके साथियों को किसने खदेड़कर ढेलों से मारा था? तो जवान वर्ण ने, दूसरा बूढ़े वर्ण ने, तीसरा ससुर जी ने और चौथा मूसन तिवारी ने। तो किसने ढेलों से मारा था? तो बूढ़े वर्ण ने। अगला प्रश्न है कि 1 पैसा की लाई बाजार में चितराई बरखा उधेर बिलाई, यह वाक्यांश भोलानाथ और उनके साथियों ने किस समय कहा था? तो 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका है आंधी एवं बारिश के समय ये बात बोला गया था। अगला प्रश्न है कि वर्षा बंद होने पर बाग में क्या निकल आया था? तो ये आपका है बिच्छू निकल गया था। अगला है मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा? तो 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह है बैजू बोला था ये बात, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है कि मूसन तिवारी भोलानाथ एवं उनके साथियों की शिकायत करने कहाँ पहुँच गए थे? तो ये आपका है पाठशाला पहुँच गए थे। अगला है भोलानाथ एवं बैजू को पकड़ने के लिए कितने लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजे गए थे? तो 80 का जो सही उत्तर है यह आपका 4। अगला है गुरु जी के सिपाही किसे पकड़ने में सफल रहे थे? तो 81 का जो सही उत्तर है वह है भोलानाथ को पकड़ने में। भोलानाथ की किसने खूब खबर ली थी? तो 82 का जो सही उत्तर है यह आपका गुरु जी लिए थे, ठीक है, जो टीचर है वही उनका लिए थे। अगला भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने की बात को सुनकर कौन पाठशाला पहुंचा था? तो उनके बाबूजी, भोलानाथ के पिताजी पहुंचे थे। अगला है गुरुजी से किसने चिरोरी कर भोलानाथ को घर लाया था? तो ये बाबूजी, ठीक है, 84 का हो जाएगा ए। अगला है कि चिड़िया का झुंड कहाँ चर रहा था? तो मकई के खेत में, 85 का हो जाएगा ए। अगला है कि राम जी के चिरई राम जी का खेत खा लो चिरई भर भर पेट, यह वाक्य बच्चे किसे देखकर कर रहे थे? तो चिड़िया को देखकर, 86 का ए। अगला है भोलानाथ एवं उनके साथी नीम में से किसके बिल में पानी उछेल रहे थे? तो ये आपका चूहा के बिल में। अगला है चूहे के बिल में से क्या निकला था जिसे देखकर बच्चे भाग गए थे? तो सांप निकल गया था। अगला है सांप के डर से भागकर भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण ली थी? तो अपना मैया की। दूसरा है भोलानाथ किसके आंचल में छिप गए थे? तो मैया के। अगला है भोलानाथ के घाव पर मैया ने क्या लगाया था? तो हल्दी लगाई थी। अगला है ओसारे शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा बरामदा। ओसारे का मतलब होता है बरामदा। अगला है
कि बच्चे द्वारा की गई कौन सी शरारत उन्हें महंगी पड़ गई थी, तो 93 का जो सही उत्तर है ये आपका है चूहे के बिल में पानी उछलना, जिससे सांप निकल गया था। अगला है लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खोटी क्यों सुननी पड़ी थी, तो ये आपका है मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण इन्हें खरी खोटी सुनना पड़ा। भोलानाथ किसके डर से माता के आंचल में आज डूब गए थे, तो 95 का हो जाएगा ए सांप के डर से। भोलानाथ का सर्वाधिक जुड़ाव किससे था, तो अपने पिताजी से, ठीक है, बाबूजी से, 96 का ए। अगला है कि विपदा के समय भोलानाथ किसके शरण लेते हैं, देखिए यहाँ पर सवाल है प्रेम जो था वो माता से था, लेकिन जो है यहाँ पर विपदा के समय किसके पास गए थे, अपना माँ के पास, ठीक है। लगाव उनके पिताजी से भोलानाथ का ज़्यादा था, लेकिन विपदा के समय वो किसके पास गए थे, तो माँ के पास, 97 का ए। अगला है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, क्योंकि वह खेल में उनका रुचि था, 98 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि माता का वात्सल्य पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति कौन सा भाव व्यक्त होता है, तो ये आपका वात्सल्य। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि देहाती दुनिया उपन्यास में किस दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है, तो 30वीं, ठीक है, 100 का हो जाएगा बी। तो ये माता के आंचल से 100 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे जो कि आपके सहायक आचार्य शिक्षक वाली में पूछे जा सकते हैं, जिन्होंने भी 6 to 8 में हिंदी विषय का चयन किए होंगे। तो आज हम लोग का ये कृतिका भाग 2 का पहला वीडियो था। इसी टाइप से हम लोग 5 चैप्टर है, उसको हम लोग 5 वीडियो में सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे, और इससे काफ़ी प्रश्न कृतिका से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।